सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर शशिबाला शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाड़ा। आज मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है विस्तृत, MACRO, मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है विस्तृत या बृहत। किसी भी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना मैक्रो एनालिसिस कहलाता है। हम अर्थशास्त्र में जो हमारी शाखाएं हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, समष्टि आर्थिक विश्लेषण, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, इसी तरह से हमारे मैक्रो एनालिसिस भी इसी की एक शाखा के अंतर्गत आता है। मैक्रो के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि कुल इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे व्यक्तिगत आय के स्थान पर कुल उपभोग, कुल आय, व्यक्तिगत उपभोग के स्थान पर कुल उपभोग, कुल आय का, व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से व्यक्तिगत फर्म के स्थान पर हम पूरी इंडस्ट्री का अध्ययन करेंगे। राजस्व के लिए हम कुल राजस्व का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत विनियोग के स्थान पर कुल विनियोग का अध्ययन करेंगे। तो ये कहलाता है मैक्रो एनालिसिस या समष्टि आर्थिक विश्लेषण। समष्टि आर्थिक विश्लेषण को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है कि मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत आय के स्थान पर कुल आय का, व्यक्तिगत उपभोग के स्थान पर कुल उपभोग का, व्यक्तिगत बचत के स्थान पर कुल बचत का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से गार्डनर एक्ले ने एक उदाहरण देते हुए इस परिभाषा को बताया है कि हम इसके अंतर्गत हाथी का अध्ययन करते हैं, न कि हाथी के अंगों का। अब देखिए यहाँ पे हाथी शब्द क्यों आया? हाथी इसलिए आया, इसके पीछे एक कहानी है कि 4 ब्राह्मण पुत्र थे और वो पर्यटन कर रहे थे और चारों के चारों ही अंधे थे, ब्लाइंड थे। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक हाथी मिलता है और एक एक ब्राह्मण पुत्र हाथी के एक एक अंग का अध्ययन करता है, उसका पूरा एनालिसिस करके बताता है। जैसे उसके पैर का अध्ययन करके कहेगा कि इसके पैर खंबे जैसे हैं। उसकी सूंड के बारे में बताता है एक ब्राह्मण पुत्र कि इसकी सूंड जो है वो पूरे एक लंबे हाथ की तरह है। और इसी तरह से उसके कानों को देख के बताता है कि इसके कान सुपड़ की तरह है, सुपड़े की तरह है। तो हर ब्राह्मण पुत्र हाथी के एक एक अंग का अध्ययन करता है, तो वो तो कहलाता है माइक्रो एनालिसिस। लेकिन जब हम उस पूरे ही अंगों को समेकित कर देते हैं तो वो एक हाथी बनता है, एलिफेंट बनता है। तो गार्डनर एक्ले ने कहा कि हम इसमें हाथी के व्यक्तिगत अंगों का अध्ययन ना करके हम हाथी का ही अध्ययन करते हैं। इसी तरह से आगे उन्होंने कहा कि हम जंगल का अध्ययन करते हैं, न कि जंगल में उगने वाले पेड़ों का। तो पूरे के पूरा जंगल का अध्ययन किया जाना ये कहलाता है मैक्रो एनालिसिस, और जंगल में एक एक इकाई के पेड़ का अध्ययन किया जाए तो कहलाएगा माइक्रो एनालिसिस। तो इसी तरह से माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत माइक्रो एनालिसिस में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत हम पूरे के पूरे समस्त इकाइयों का या कुल इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। अब इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो एनालिसिस को हमने 8 क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहले आता है नंबर 1 आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय के बारे में और रोजगार के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारी सरकार और व्यक्ति या कुल फर्म जो है कहाँ से आय प्राप्त करेंगी, कितनी आय व्यय करेंगी। इसके अलावा कुल आय का एरिया क्या होगा, रोजगार किन किन क्षेत्रों में है, उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो कुल रोजगार, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, कोई साधन बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, सभी साधनों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्पादन के 5 प्रमुख साधन होते हैं। एक तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये 5 साधन ऐसे हैं जिनमें कोई साधन बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तो इसका अध्ययन भी हम करते हैं मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत। नंबर 2 आता है वितरण का समग्र सिद्धांत। जब हम रोजगार प्राप्त कर लेते हैं तो रोजगार को प्राप्त होने वाली आय का वितरण किस तरह से किया जाएगा। आय का वितरण
समान होना चाहिए, असमान आय का वितरण नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 है राजस्व का सिद्धांत। सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर, सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय, सरकार के द्वारा वित्तीय बजट, इन सब का अध्ययन किया जाता है राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत कि सरकार के द्वारा करों से कितनी आय की प्राप्ति की जाएगी, उस आय को किन किन क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा, वो सारा का सारा अध्ययन हम करते हैं राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4, मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत। मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत मुद्रा, अब देखिए मनी जो है हमारे बैंकों के द्वारा छापी जाती है, मुद्रा बैंकों के द्वारा छापी जाती है। कुछ मुद्रा की इकाइयाँ जो हैं भारत सरकार के द्वारा छापी जाती हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपये से लेके 5 रुपये तक के सिक्के हमारे भारत सरकार के द्वारा छापे जाते हैं, जबकि 5 रुपये से ज़्यादा के जो भी नोट हैं वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। बैंकिंग का सिद्धांत हम इसके अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं, यानी कि बैंक किस तरह से कार्य करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से कार्य करेगा, वो सारा का सारा सिद्धांत हम अध्ययन करते हैं राजस्व के मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है नंबर 5 पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मतलब होता है एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ में होना। एक देश के द्वारा किया जाने वाला आयात दूसरे देश का निर्यात होता है। इसी तरह से विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय का मतलब होता है कि देश में किया जाने वाला विनिमय, एक देश का दूसरे देश के साथ में किया जाने वाला विनिमय। इसके साथ ही साथ एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में मापा जाना विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों ही अलग अलग होते, दोनों में अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक देश का दूसरे देश के साथ किया जाने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जबकि एक देश में भौगोलिक सीमाओं के भीतर किया जाने वाला व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, जबकि आपके बिलाड़ा का व्यापार कर्नाटक के साथ किया जाने वाला व्यापार ये कहलाएगा अंतर क्षेत्रीय व्यापार। इसके साथ ही साथ विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करना, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में मापा जाना। जैसे भारतीय मुद्रा है रुपया और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। भारतीय मुद्रा का मूल्य अभी वर्तमान में अमेरिका की मुद्रा डॉलर का मूल्य कितना होगा, लगभग 75 रुपये 75 के बराबर होगा, यानी कि 75 रुपये इज इक्वल टू $1 के बराबर है। यानी कि $1 का मूल्य 75 रुपये में आंका जाएगा या 75 रुपये का मूल्य $1 में आंका जाएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये डॉलर के साथ ही क्यों मापा जाता है। जब हम आगे चर्चा करेंगे तो इसके बारे में मैं बताऊंगी कि कब से मापा जाने लगा है और क्यों मापा जाने लगा है। नेक्स्ट आता है नंबर 6, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत हम देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्रों का अध्ययन, मुद्रास्फीति, मुद्रा मंदी या व्यापारिक उच्चावचन, इन सब का अध्ययन भी इसके अंतर्गत ही करते हैं। और नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत कि देश की परिस्थितियों में किस तरह की स्थिति है और कौन सा आर्थिक विकास मॉडल काम करेगा जिससे कि हमारे देश आगे से आगे उन्नति करे, विकास करे। उन सब का अध्ययन भी हम आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं और ये क्षेत्र आता है मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत। और लास्ट में आता है नंबर 8, सामान्य मूल्य का सिद्धांत कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, ये हम मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मैक्रो एनालिसिस के क्षेत्र, और अब इसके बाद में हम ले लेंगे मैक्रो एनालिसिस के प्रकार। इसमें किसी भी तरह के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और ये नोट्स मैं आप लोगों को अपने मोबाइल पे अपने ग्रुप में डाल दूँगी।